नमस्कार। आज मैं थैलेसेमिया काउजेज सिम्टम इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट पर डिस्कशन करूंगा। थैलेसेमिया क्या है, क्या लक्षण है, क्या इसकी जांच होती है और क्या इसका इलाज है। थैलेसेमिया आर hemoglobinopathy that occur due to mutation in the globin gene and over 200 mutation are described। मतलब थैलेसेमिया एक हीमोग्लोबिनोपैथीज है जो कि हीमोग्लोबिन चैन में म्यूटेशन के कारण होता है और अभी तक करीब 200 म्यूटेशन इसमें वर्णन किया गया है। 200 प्रकार का म्यूटेशन भी होता है। बीटा थैलेसेमिया कैरियर रेट रिपोर्टेड इन इंडियन वेरीज इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ फ्रॉम 3 to 70%। और जो बीटा थैलेसेमिया होता है इसका कैरियर रेट भारत में 3 से 17% तक हो सकता है। थैलेसेमिया मेजर इज इनहेरिटेड एंड ऑटोजोमल रिसेसिव मैनर। थैलेसेमिया मेजर ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है। थैलेसेमिया इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेरियन एनीमिया और कुपले एनीमिया। थैलेसेमिया को मेडिटेरियन एनीमिया और कुपले एनीमिया भी कहा जाता है। The major hemoglobin in children after 1 year of age, hemoglobin A constitute approximately 90% and a minor component hemoglobin A2 can account for 23%. The mean hemoglobin in the fetal life is hemoglobin F, which only traces remain after 1 year of age। मतलब मेन हीमोग्लोबिन 1 साल के बच्चे में हीमोग्लोबिन ए होता है जो कि 90% तक पाया जाता है और माइनर जो कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन A2 वह 23% तक मिलता है। जो फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन F मिलता है वो एडल्ट में मतलब कि 1 साल के बाद वो ओनली ट्रेस अमाउंट में मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी Thalassemia are inherited disorder of hemoglobin synthesis that result from alteration in the rate of hemoglobin chain production। मतलब थैलेसेमिया एक इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन चैन प्रोडक्शन के कारण होता है और डिक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन चैन जैसे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो impedes hemoglobin synthesis and create an imbalance with the normally produced globin chain। और जो ग्लोबिन चैन होता है वो 4 प्रकार का होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसमें से जाकर के जो भी हीमोग्लोबिन चैन में डिफ़िकल्टी होता है इसके कारण ये थैलेसेमिया होता है। ग्लोबिन चैन्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। एडल्ट में और फीटल में कौन कौन सा ग्लोबिन चैन होता है। एडल्ट में हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा का 2 चैन होता है और बीटा का 2 होता है। हीमोग्लोबिन A2 में अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2 होता है। फीटल लाइफ में जो हीमोग्लोबिन F होता है उसमें 2 अल्फ़ा एंड गामा 2 होता है एंड H वॉट्स हीमोग्लोबिन H वॉट्स में गामा 4 चैन होता है। हीमोग्लोबिन H में गामा बीटा 4 चैन होता है। तो ये कंपोजिशन होता है हीमोग्लोबिन्स का। बिकॉज ऑफ 2 टाइप ऑफ चैन्स अल्फ़ा एंड नॉन अल्फ़ा पेयर विथ ईच अदर एट ए रेशियो टू 1:1 to form normal hemoglobin। An excess of normally produced type is present and accumulates in the cell as an unstable product leading to early destruction of the red blood cell। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो बनता है वो 2 प्रकार के चैन से बनता है। एक होता है अल्फ़ा और दूसरा नॉन अल्फ़ा जो कि 1:1 पेयर में ये कंबाइन करता है। लेकिन कभी कभी जब एबनॉर्मलिटी होता है कोई चैन का तो दूसरा चैन एक्सेस बन जाता है। इसके कारण वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में एक्युमुलेट होता है और अनस्टेबल होता है और उसका जल्दी हीमोलाइसिस और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। द टाइप ऑफ थैलेसेमिया यूजुअली कैरीज द नेम अंडर प्रोडक्शन ऑफ चैन और चैन्स। और थैलेसेमिया के टाइप हम उस नाम से देते हैं
जिस नाम में ग्लोबिन चैन का निर्माण नहीं होता है। सपोज अगर बीटा चैन नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग बीटा थैलेसेमिया बोलेंगे, अल्फ़ा चैन नहीं बन रहा है तो अल्फ़ा थैलेसेमिया बोलेंगे। द रिडक्शन में वेरी फ्रॉम ए स्लाइट डिक्रीज टू ए कम्प्लीट एब्सेंस, और ये जो रिडक्शन होता है ग्लोबिन चैन का वो थोड़ा सा से लेकर के पूरा नहीं बनने तक हो सकता है। When beta chain are produced at a lower rate, the thalassemia is termed beta plus, मतलब partial absence of beta chain, whereas beta 0 complete absence of beta chain thalassemia indicate a complete absence of production of beta chain from the involved allele। बीटा चैन का अगर फॉर्मेशन कम हो रहा है तो उसको हम लोग बीटा प्लस थैलेसेमिया बीटा प्लस होता है, जिसमें पार्शियल एब्सेंस ऑफ बीटा चैन होता है, और बीटा 0 होता है जिसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द बीटा चैन होता है। इसके कारण ये थैलेसेमिया बीटा थैलेसेमिया होता है। द डिजीज इज इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रिसेसिव फैशन, और बीटा थैलेसेमिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है। कैरियर आर हेट्रोजाइगस फॉर द म्यूटेशन are easy to identify and seen through they are asymptomatic, और कैरियर जो बीटा थैलेसेमिया का होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस म्यूटेशन के कारण होता है, और ये जनरली एसिम्टोमेटिक होते हैं। होमोजाइगस जो होता है बीटा थैलेसेमिया का वो थैलेसेमिया मेजर है। तो होमोजाइगस थैलेसेमिया मेजर अकर व्हेन ए थैलेसेमिया carrier marry, and there is a 25% risk that they will have an affected child who inherits the mutation from the both parent। अगर दो थैलेसेमिक मैन और फीमेल मैन एंड वुमेन मैरी करते हैं तो 25% चांस रहता है कि उनके बच्चे जो है थैलेसेमिया हो, और बाकी 50% बच्चे कैरियर होते हैं और 25% एकदम नॉर्मल होते हैं। द रिस्क कैन बी 0 इफ ओनली वन पेरेंट इज ए कैरियर, और बाय डूइंग प्रीनेटल टेस्टिंग इफ द बेबी इज 10 to 12 वीक जेस्टेशन। अगर दोनों पेरेंट्स में एक पेरेंट्स अगर जा कर के कैरियर रहते हैं तो बच्चे में रिस्क जाके 0% हो सकता है, और इसमें हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं 10 से 12 सप्ताह के गर्भ के दौरान। जेनेटिक्स ऑफ बीटा थैलेसेमिया मेजर, दिस पिक्चर शोज द जेनेटिक्स ऑफ बीटा थैलेसेमिया मेजर। इस पिक्चर में दिखाया गया है बीटा थैलेसेमिया मेजर का। इसमें मदर इज ए कैरियर हेट्रोजाइगस एंड फादर इज ए कैरियर, फादर इज ए हेट्रोजाइगस, और दोनों अगर मैरी करते हैं तो इसमें से जो चूँकि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, इसका जो नीचे बच्चे दिखाए गए हैं 25% बच्चा जो हो गया थैलेसेमिया मेजर, 50% हेट्रोजाइगस ट्रेट्स होंगे, और 25% अनइफेक्टेड नो थैलेसेमिया ट्रेट्स। प्रेजेंटेशन, इन्फेंट विद द बीटा थैलेसेमिया मेजर यूजुअली demonstrate no symptom until about 6 months of age, when beta chains are needed to pair with the alpha chains to form hemoglobin A after gamma chain production is turned off। मतलब बीटा थैलेसेमिया मेजर जो है 6 मंथ के एज के पहले नहीं अपना प्रेजेंट करता है, क्लिनिकल सिम्टम देता है, क्योंकि बीटा चैन का फॉर्मेशन बाद होता है। शुरू में हीमोग्लोबिन एफ रहता है, फीटल हीमोग्लोबिन, जिसमें गामा चैन का प्रोडक्शन 6 महीना के बाद तक समाप्त होने लगता है और बीटा चैन बनने लगता है। तो जब बीटा चैन नहीं बनता है तब जाके बीटा थैलेसेमिया 6 महीना के बाद प्रेजेंट करता है। क्या क्या होता है इसमें? सिम्टम ऑफ सीवियर एनीमिया टू एज इंटॉलरेंस टू एक्सरसाइज, इरिटेबिलिटी, हार्ट मर्मर, और इवन साइन ऑफ फ्रैंक हार्ट फेल्योर में भी प्रेजेंट। और इसमें जाके बीटा थैलेसेमिया में सीवियर एनीमिया होता है, जिसके कारण एक्सरसाइज का इंटॉलरेंस होता है, बच्चा इरिटेबल रहेगा, हार्ट मर्मर मिलेगा, और कभी कभी हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। सीवियर पेलर एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट।
इसमें जाकर के सीवियर जाकर के पेलर होता है और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिलता है। बोनी एबनॉर्मलिटी सच एज फ्रंटल बॉसिंग, प्रोमिनेंट फेशियल बोन्स एंड डेंटल मान ऑक्लूजन आर यूजुअली प्रेजेंट। इसमें जाकर के बोनी एबनॉर्मलिटी, बोन का भी एबनॉर्मलिटी मिलता है, जिससे फ्रंटल बॉसिंग हो जाएगा, प्रोमिनेंट फेशियल बोन हो जाएगा और डेंटल माल ऑक्लूजन भी मिल सकता है। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस क्रिएट ए हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट एसोसिएटेड विद द फीवर एंड फेलियर टू थ्राइव। जब इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होता है, इरिथ्रोपोइसिस का निर्वहन सही से नहीं होता है, तब ये हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाता है और साथ में इसमें फीवर और बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पाता है, फेलियर टू थ्राइव। Icterus is usually not present initially, but at a later age, some patients have mild to moderate jaundice due to liver dysfunction and from iron overload and chronic hepatitis. Icterus मतलब जॉन्डिस शुरू में नहीं होता है, लेकिन बाद में जाकर के मॉडरेट जॉन्डिस हो सकता है, माइल्ड से मॉडरेट, क्योंकि उसमें लीवर का कुछ डिरेंजमेंट खराबी होने लगता है और आयरन ओवरलोड के कारण भी लीवर खराब होता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। हाइपर यूरेसेमिया में भी इनकाउंटर्ड, कभी कभी हाइपर यूरेसेमिया भी होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा थैलेसेमिया डिजीज, थैलेसेमिया मेजर। दिस कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया, ऑनसेट 9 to 12 months, स्प्लिनोमेगाली, बोन डिफॉर्मिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन, hemolytic phases in untreated or inadequately treated individual। मतलब बीटा थैलेसेमिया मेजर क्या है? यह ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया है और इसका प्रेजेंटेशन 9 से 12 मंथ में होता है और इसमें स्प्लिनोमेगाली, बोन डिफॉर्मिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन, हीमोलाइटिक फेसेस मिलता है उनमें जो कि अनट्रीटेड केसेस हैं या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड इंडिविजुअल हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शोज हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस, फ्रैगमेंटेड रेड ब्लड सेल, पॉलीक्रोमेशिया, नॉर्मोब्लास्ट और ओकेजनली इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स। और जब इसका ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हाइपोक्रोमिया मिलता है, माइक्रोसाइटोसिस मिलता है, फ्रैगमेंटेड रेड ब्लड सेल मिलता है, पॉलीक्रोमेशिया मिलता है, नॉर्मोब्लास्ट मिलता है और कभी कभी जाके इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स मिलता है। ऑर्गेनोमेगाली इज द माइल्ड इन बेल ट्रांसफ्यूज पेशेंट बट इन मॉडरेट इन पेशेंट रिसीविंग इरेगुलर और इनएडिक्वेट ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट। और ऑर्गेनोमेगाली मतलब हेपेटोस्प्लेनो, लीवर और स्प्लीन जो बढ़ा होता है वो कम होता है उन लोगों में जो कि बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं प्रॉपरली, लेकिन जो लोग इरेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं और इनएडिक्वेटली ट्रांसफ्यूजन कराते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है ऑर्गेनोमेगाली। थैलेसेमिया इंटरमीडिया, ऑल्सो कॉल्ड नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसेमिया, प्रेजेंट विथ एनीमिया ऑफ वेरिंग सेवेरिटी विच मे और मे नॉट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसेमिया इंटरमीडिया का होता है नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसेमिया, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होता है और ये प्रेजेंट करता है एनीमिया का वेरियस सिविरिटी के रूप में। कभी कभी इसमें जाकर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है। यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर 2 years और इवन लेटर इन द लाइफ। ये मरीज करीब करीब 2 साल उम्र के बाद प्रेजेंट करता है और उससे भी बाद में। इक्टरस एंड स्प्लेनोमेगाली आर प्रेजेंट और इसमें इक्टरस और स्प्लेनोमेगाली मिलते हैं। दिस इज प्राइमरली ए क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड रिक्वायर मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड ओवर टाइम टू सी द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज। यह एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और इसमें मरीज को बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। ब्लड लेवल ऑफ आयरन एंड सीरम फेरेटिन आर रेज्ड और इसमें ब्लड लेवल आयरन जो है ना बढ़ा रहता है, सीरम फेरेटिन भी बढ़ा रहता है। बीटा थैलेसेमिया ट्रेट और माइनर, प्रेजेंट विद द माइल्ड एनीमिया, माइक्रोसाइटोसिस एंड इंक्रीज रेड ब्लड सेल नंबर। द RDW इज लो। RDW मीन्स रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन बिट
मतलब ये थैलेसेमिया थ्रेड पेशेंट वो माइल्ड एनीमिया के रूप में प्रेजेंट करता है और ब्लड में माइक्रोसाइटोसिस मतलब सेल का साइज छोटा हो जाता है, इंक्रीज रेड सेल नंबर, द RDW लो हो जाता है। द पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन रिवील मार्क्ड हाइपोक्रोमिया माइक्रोसाइटोसिस विदाउट एनआइसोसाइटोसिस विच इज यूजुअली फाउंड इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड प्रेजेंस ऑफ टारगेट सेल। और जब रेड ब्लड सेल का एग्जामिनेशन करते हैं इस फिल्म में तो इसमें हाइपोक्रोमिया मिलता है, माइक्रोसाइटोसिस मिलता है, एनआइसोसाइटोसिस नहीं मिलता है। एनआइसोसाइटोसिस जनरली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और टारगेट सेल मिलते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज एलिवेटेड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F और इंक्रीज इन बोथ। और इसमें जाकर के HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इसमें एलिवेटेड लेवल A2 मिलता है या हीमोग्लोबिन F मिलता है या दोनों बढ़ा हुआ मिल सकता है। द डायग्नोसिस ऑफ थैलेसेमिया ट्रेट शुड बी कंसिडर्ड इन एनी चाइल्ड विथ हाइपोक्रोमिया माइक्रोसाइटिक एनीमिया डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द आयरन सप्लीमेंट। ऑल थैलेसेमिया ट्रेट उन सभी में जाकर के सस्पेक्ट करना चाहिए जिसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है और वो आयरन थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। While this condition does not require treatment, patient and their families need to be counseled regarding risks in the other family member and their progeny। हालांकि ये थैलेसेमिया ट्रेट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन पूरे फैमिली में हम लोग काउंसलिंग करते हैं ताकि अगला बच्चा किसी को हो तो इस तरह का चीज़ थैलेसेमिया मेजर या नहीं शो करे, नहीं हो। The diagnosis of thalassemia trait should be considered in any child with hypochromia microcytic anemia does not respond to the iron supplement। All thalassemia trait उन सभी में जाकर के सस्पेक्ट करना चाहिए जिसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है और वो आयरन थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। While this condition does not require treatment, patient and their families need to be counseled regarding risks in the other family member and their progeny। हालांकि ये थैलेसेमिया ट्रेट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन पूरे फैमिली में हम लोग काउंसलिंग करते हैं ताकि अगला बच्चा किसी को हो तो इस तरह का चीज़ थैलेसेमिया मेजर या नहीं शो करे, नहीं हो। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोफाइल ऑफ बीटा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया का इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोफाइल निम्न होता है। टाइप बीटा थैलेसेमिया माइनर, हीमोग्लोबिन A 90 to 95%, हीमोग्लोबिन A2 3.5 to 7% एंड हीमोग्लोबिन F 1 to 5। बीटा थैलेसेमिया मेजर दो प्रकार का होता है, बीटा प्लस जिसमें पार्शियल लॉस ऑफ द बीटा चैन मिलता है, इसमें हीमोग्लोबिन A 10 to 19% हो सकता है, हीमोग्लोबिन A2 1 to 4% एंड फीटल हीमोग्लोबिन 10 to 90%। बीटा थैलेसेमिया जीरो मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बीटा चैन, इसमें हम लोग जाके हीमोग्लोबिन A 0 मिलते हैं, हीमोग्लोबिन A2 जाकर के 102% मिलते हैं एंड फीटल हीमोग्लोबिन 98% मिल सकते हैं। अल्फा थैलेसेमिया दिस इज डिसऑर्डर वेयर देयर इज ए एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ अल्फा ग्लोबिन चैन। यह डिसऑर्डर है जिसमें अल्फा ग्लोबिन चैन का फॉर्मेशन नहीं होता है या कम होता है। सिंस द अल्फा चैन इज एसेंशियल फॉर ऑल द थ्री टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज fetal, adult और हीमोग्लोबिन A2 द लेवल ऑफ ऑल दीज डिक्रीज्ड। चूँकि अल्फा चैन तीनों प्रकार के हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन A या हीमोग्लोबिन A2 में ज़रूरी होता है, ये जाकर के तीनों में डिस्टर्ब हो जाता है अगर एक अल्फा चैन नहीं बनता है तब। देयर इज ए रिजल्टेंट एक्सेस ऑफ अनकम्बाइंड बीटा और गामा चैन, और अगर अल्फा चैन नहीं बनता है तो उसमें बीटा चैन या गामा चैन ज़्यादा अधिक बनते हैं।
The excess of beta chain forms tetramer beta 4 known as hemoglobin H, and gamma chain forms HB Watts gamma 4. Hemoglobin H is beta tetramer and is a milder variant, or HB Watt is a gamma tetramer and is a more severe and fatal. हीमोग्लोबिन वॉट जो है गामा टेट्रामर होता है और यह जा करके बहुत सीवियर और ये फेटल होता है। द अल्फा थैलेसेमिया हैव हाई इंसिडेंस इन एशियन फिलिपिनोज सऊदी अरेबियन पॉपुलेशन। अल्फा थैलेसेमिया अधिक जाके एशियन फिलिपिनोस और सऊदी अरेबियन वाले लोगों में होता है। इट इज़ सीन इन 4 डिफरेंट क्लिनिकल वेरिएंट, यह 4 प्रकार में मिलता है। हाइड्रोप्स फीटलिस इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म कैरेक्टराइज बाई ए टोटल एब्सेंस ऑफ अल्फा चैन सिंथेसिस, और इसमें सबसे जो सीवियर होता है वो हाइड्रोफिटलिस होता है, जिसमें कि अल्फा चैन जो होता है वो पूरा एब्सेंट मिलता है। हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट एंड इंस्टीड ओनली हीमोग्लोबिन वॉट्स, ये हाई ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड, और हीमोग्लोबिन ए के जगह सिर्फ हीमोग्लोबिन वॉट्स मिलता है जो कि हाई ऑक्सीजन एफिनिटी वाला होता है। यह टिश्यू में जाके रिलीज नहीं करता है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन वॉट्स होल्ड इनटू ऑक्सीजन एंड रेजिस्ट डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड द रिजल्टेड एनीमिया इज सीवियर एंड यूजुअली लीड्स टू स्टिल बर्थ या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। और ये जो हीमोग्लोबिन वॉट्स होता है ये ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है, ये टिश्यू तक डिलीवरी नहीं होने देता है, जिसके कारण एनीमिया काफ़ी सीवियर होता है और यह बच्चा पेट में ही स्टिल बर्थ हो जाता है, मर जाता है, या एबॉर्शन गर्भपात हो जाता है। हीमोग्लोबिन एच, द डिजीज इज नेक्स्ट मोस्ट सीवियर कंडीशन वेयर इन ए स्कैंट हीमोग्लोबिन ए इज produced and a new hemoglobin H is formed, each present 5 to 40% on alkaline electrophoresis। और हीमोग्लोबिन एच डिजीज ये सीवियर कंडीशन होता है, इसमें थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन ए मिलता है और इसमें न्यू जो हीमोग्लोबिन एच है ये 5 से 40% एल्कलाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलता है। इंडिविजुअल विद द हीमोग्लोबिन एज हैव lifelong anemia with a variable splenomegaly and bone changes। और अगर मरीज हीमोग्लोबिन एच डिजीज होता है इसमें लाइफ लॉन्ग एनीमिया मिलता है और स्प्लीन हमेशा बढ़ा रहता है और बोनी चेंजेज मिलता है। अल्फा थैलेसेमिया ट्रेट, 2 जीन डिलीशन स्टेट एंड द साइलेंट कैरियर 1 जीन डिलीशन स्टेट आर रिलेटिवली एसिम्टोमेटिक कंडीशन। और जो अल्फ़ा थैलेसेमिया ट्रेट होता है जिसमें कि अल्फ़ा का 2 जीन कम होते हैं, या साइलेंट कैरियर जिसमें 1 जीन कम रहता है, ये रिलेटिवली एसिम्टोमेटिक होते हैं। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा थैलेसेमिया, कंडीशन, जीनोटाइप और क्लिनिकल फीचर। अल्फ़ा थैलेसेमिया मतलब कि अल्फ़ा चैन 2 होते हैं जो कि 4 जीन से मिलकर के बनते हैं। तो साइलेंट कैरियर में जो 1 जीन एब्सेंट होता है, इसमें जाकर के क्लिनिकली एंड हेमेटोलॉजिकली नॉर्मल व्यक्ति रहता है। थैलेसेमिया ट्रेट्स, इसमें जाकर के अल्फ़ा चैन में 2 जीन एब्सेंट रहते हैं। इसमें मरीज जो है माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया एंड माइल्ड एनीमिया में प्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन एच, इसमें जाकर के अल्फ़ा चैन के 3 जाके जीन एब्सेंट होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं मॉडरेट टू सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, माइल्ड जॉन्डिस एंड मॉडरेट टू सीवियर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। और हीमोग्लोबिन एच वॉट्स हाइड्रोप्स फीटलिस बोलते हैं, इसमें अल्फ़ा चैन के 4 जीन एब्सेंट होते हैं। ये मरीज सीवियर एनीमिया, जनरलाइज एनासार्का, एसाइटिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, स्केलेटल एंड कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी एंड फेटल एट बर्थ। जनरली ये बच्चा जन्म के समय ही मृत्यु हो जाता है या स्टिल बर्थ के रूप में प्रेजेंट करता है। डिफरेंस बिटवीन बीटा थैलेसेमिया ट्रेट्स एंड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब बीटा थैलेसेमिया
ट्रेड्स और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या अंतर है? फीचर्स: बीटा थैलेसीमिया ट्रेड्स, बीटा थैलेसीमिया कैरियर या बीटा थैलेसीमिया माइनर सब एक ही कैटेगरी में है। इधर टेबल में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आईडीए है। सिम्टम्स: बीटा थैलेसीमिया में कुछ सिम्टम नहीं मिलेंगे। माइल्ड टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में माइल्ड टू सीवियर डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो माइल्ड टू सीवियर एनीमिया मिलते हैं और यह डिग्री जितना आयरन डिफिशिएंसी होता है उतना डिग्री में एनीमिया मिलते हैं। हीमोग्लोबिन यूजुअली 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर अनलेस एडिशनल आयरन डिफिशिएंसी इज प्रेजेंट। और बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है 10 से 12 ग्राम डेसीलीटर होता है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम से नीचे होता है, लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर। एमसीवी और एमसीएच: एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और एमसीएच मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो एमसीवी लेस देन 80 FL फेम्टोलीटर एंड एमसीएच लेस देन 27 पिकोग्राम होता है। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में वेरी लो एमसीवी लेस देन 80 FL होता है। रेड सेल काउंट: बीटा थैलेसीमिया या ट्रेट्स में एलिवेटेड होता है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में रेड सेल काउंट रिड्यूस्ड होता है। रेड सेल काउंट बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में एलिवेटेड होता है और इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में रिड्यूस्ड होता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW परसेंटेज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में नॉर्मल एंड माइल्डली इंक्रीजेज होता है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज होता है, 13 से 15 हाई होता है। सीरम आयरन एंड फेरेटिन इसमें बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में नॉर्मल होता है अनलेस कॉन्कोमिटेंट आयरन डिफिशिएंसी अगर ना हो तब, और इसमें जाकर के आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में सीरम आयरन और फेरेटिन लो होता है। हीमोग्लोबिन A2 लेवल ऑन HPCL बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में जो है ना इंक्रीज में बी बॉर्डर लाइन और लो एंड मिस्ड स्पेशली विथ कॉन्कोमिटेंट आयरन डिफिशिएंसी विच इज़ लोअर हीमोग्लोबिन A2 लेवल। इसमें जनरली A2 लेवल जो है हीमोग्लोबिन A2 इंक्रीज होता है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में नॉर्मल होता है। लेबोरेटरी स्टडीज: द कंप्लीट ब्लड काउंट एंड पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर यूजुअली सफिशिएंट टू सस्पेक्ट द डायग्नोसिस। हम लोग जाकर के RBC काउंट और पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट करवाते हैं, उसमें पूर्ण रूप से करीब करीब पता चल जाता है। इन थैलेसीमिया मेजर और इंटरमीडिया द हीमोग्लोबिन लेवल रेंजेज फ्रॉम 2 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर एंड MCH आर सिग्निफिकेंटली लो। थैलेसीमिया मेजर और इंटरमीडिया में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है 2 से 8 ग्राम तक डेसीलीटर होता है और MCH जो है लो होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट इज एलिवेटेड टू 5 to 8% एंड रेटिकुलोसाइटोसिस इज यूजुअली प्रेजेंट। रेटिकुलोसाइट जो है ना बढ़ा हुआ होता है 5 से 8% तक और रेटिकुलोसाइटोसिस मिलते हैं। ए शिफ्ट टू द लेफ्ट इज इनकाउंटेड रिफ्लेक्टिंग द हीमोलाइटिक प्रोसेस, और ये शिफ्ट टू लेफ्ट मिलते हैं, इसका कारण है कि हीमोलाइटिक प्रोसेस इसमें होता है। प्लेटलेट काउंट इज यूजुअली नॉर्मल अनलेस द स्प्लीन इज मार्केडली इनलार्ज्ड काउजिंग हाइपर स्प्लेनिज्म। प्लेटलेट काउंट जनरली नॉर्मल होते हैं लेकिन कभी कभी लो हो सकते हैं अगर हाइपर स्प्लेनिज्म के पिक्चर मिले। पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन रिवील मार्क्ड हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस, polychromatophilic cells, nucleated red blood cells, vasophilic stippling and occasional immature leukocytes। जब पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें जा कर के मार्कली हाइपोक्रोमिया मिलता है, माइक्रोसाइटोसिस मिलता है, क्रोमेटोफिलिक सेल्स मिलता है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल मिलता है, वैसोफिलिक स्टिपलिंग मिलता है एंड ओकेजनली इमेच्योर लिकोसाइट मिलता है। वैसोफिलिक स्टिपलिंग के बारे में एग्जाम में पूछता है किस डिजीज में मिलता है, तो ये थैलेसीमिया मिलता है। ए सैंपल मस्ट बी सेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्रायर टू द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ये जब डायग्नोसिस सस्पेक्ट करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम लोग HPLC करवा लेते हैं,
high performance liquid chromatography. This confirm the diagnosis in beta thalassemia disease state, और ये बीटा थैलेसेमिया डिजीज स्टेट में डायग्नोसिस को कंफर्म करता है. देयर इज एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ए, एलिवेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एफ. द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन A2 इज नॉट नीडेड टू फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थैलेसेमिया मेजर और इंटरमीडिएट. अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट हो और हीमोग्लोबिन जो F फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, और तब जा कर के इसका हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि थैलेसेमिया मेजर और इंटरमीडिया हो सकता है. हीमोग्लोबिन A2 का जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है. द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एलिवेटेड हीमोग्लोबिन A2 फ्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द थैलेसेमिया ट्रेट्स, और थैलेसेमिया ट्रेट में हीमोग्लोबिन A2 फ्रैक्शन इंक्रीज मिलता है. ऑप्शन फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मतलब इसके मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे. जेनेटिक काउंसलिंग इज नीडेड फॉर फैमिली टू प्रिवेंट द बर्थ ऑफ अदर चिल्ड्रन विद द थैलेसेमिया मेजर. अगर किसी फैमिली में थैलेसेमिया मेजर है तो उसका जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, मदर एंड फादर का पता करते हैं क्या हेरिड ट्रेट्स है, थैलेसेमिया ट्रेट्स है. प्रीनेटल डायग्नोसिस टू सी द fetus is affected can be done by chronic villus sampling CVS at 10 to 12 weeks, और प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं जिसमें क्रॉनिक सैंपल विलस सैम्पलिंग करते हैं 10 से 12 वीक के प्रेगनेंसी में. ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी इनिशिएटेड एट एन अर्ली एज इफ हीमोग्लोबिन परसिस्ट बिलो 7 ग्राम पर डेसीलीटर ऑन रेगुलर ट्रांसफ्यूजन थेरेपी अटेम्प्ट टू कीप pre-transfusion hemoglobin level 9 to 11 gram per deciliter to promote growth and prevent deformity. और इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरुआत में ही करना चाहिए था. अगर हीमोग्लोबिन हमेशा 7 ग्राम से पर डेसीलीटर से कम रहता है, और ट्रांसफ्यूजन इस लेवल पर करना चाहिए कि उस बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल 9 से 11 के बीच रहे, ताकि उस बच्चे में ग्रोथ और कोई डिफॉर्मिटी ना हो. चिलेशन थेरेपी टू डील विथ एक्यूमुलेटेड आयरन इज ए वाइटल टू प्रिवेंट आयरन ओवरलोड एंड ऑर्गन डिसफंक्शन. थैलेसेमिया में चिलेशन थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ट्रांसफ्यूजन से बॉडी में आयरन का एक्यूमुलेशन होता है. ये जाकर के आयरन ओवरलोड करता है और कई ऑर्गन को डैमेज करके उस डिसफंक्शन हो जाता है. आयरन प्रिपरेशन शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट विद द थैलेसेमिया इंटरमीडिएट और मेजर. एनीमिया समझ करके किसी भी मरीज के थैलेसेमिया मरीज को आयरन सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलोड को और बढ़ाएगा. ए नॉर्मल डाइट इज रिकमेंडेड विद द फॉलोइंग सप्लीमेंट. फॉलिक एसिड देना चाहिए, नॉर्मल डाइट देना चाहिए. ए स्मॉल डोजेज ऑफ स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी देना चाहिए. अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई देना चाहिए. ड्रिंकिंग टी विद द मील हैज़ बीन शोन टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट. और मरीज में खाने के साथ चाय दे सकते हैं, ताकि ये आयरन को गट में एब्जॉर्प्शन से रोकता है. The introduction of hematopoietic stem cell transplantation offer the possibility of the cure for thalassemia major patient. Early transplant before the onset of complication has the best result. अभी जो न्यूएस्ट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ही इसका परमानेंट क्योर है, और इसको अर्ली से अर्ली करना चाहिए ताकि कोई पेशेंट में डैमेज ना हो. The therapy of non-transplanted children consists of regular blood transfusion and iron chelating agent. और जिसका थैलेसेमिया में ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसप्लांटेड चिल्ड्रन में, उसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए और आयरन चिलेटिंग एजेंट ज़रूर देना चाहिए. इफ़ बोथ आर pursued vigorously, it will allow these children to survive into adulthood with the fewer complication. अगर ट्रांसफ्यूजन और आयरन चिलेशन थेरेपी 7 साल देते हैं तो इस तरह के मरीज मतलब एडल्टहुड तक चले जाते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होता है. मेडिकेशन लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया एंड लसपेटरसेप्ट आर इफेक्टिव इन थैलेसेमिया इंटरमीडिया एंड सम पेशेंट विद द थैलेसेमिया मेजर.
मेडिसिन आजकल जो हाइड्रोक्सी यूरिया और लसपेटरसेप्ट है, ये थैलेसीमिया इंटरमीडिया और कुछ थैलेसीमिया मेजर मरीज में कारगर हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड इन्फेक्शन। आफ्टर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और एलो इम्यूनाइजेशन टू रेड सेल एंटीजन। मतलब मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के बाद ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या एलो इम्यूनाइजेशन रेड सेल का होता है। दिस कॉम्प्लिकेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ल्यूकोसाइट फिल्टर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और बेटर स्टिल बाय हैविंग द ब्लड बैंक प्रिपेयरिंग ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड पैक्ड रेड ब्लड सेल। और इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग ल्यूकोसाइट फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं, या आजकल ब्लड बैंक जो है ना ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड पैक्ड रेड ब्लड सेल देना शुरू कर दिया है। द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर दोज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV। जो मेन कॉम्प्लिकेशन आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हो सकता है इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और HIV हो सकते हैं। इन्फेक्शन विथ अर्सिनिया इंट्रोकोलाइटिका कैन अकर इन आयरन ओवरलोड पेशेंट एंड present with the fever and diarrhea. These patients are treated with gentamicin and cotrimazole। जो इन्फेक्शन अर्सिनिया इंट्रोकोलाइटिका होता है ये आयरन ओवरलोड के कारण होता है और इस मरीज में बुखार और डायरिया होता है। इस मरीज के ट्रीटमेंट जेंटामाइसिन एंड क्लोट्राइमाजोल के द्वारा करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन बीच में अकर और म्यूकोरमाइकोसिस, राइजोपस ओरेजी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। और इन्फेक्शन थैलेसीमिया के मरीज में हो सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, राइजोपस ओराइजी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस हो सकते हैं। आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड इज द मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड ऑर्गन टॉक्सिसिटी। थैलेसीमिया में आयरन लोड के कारण मॉर्बिडिटी एंड ऑर्गन टॉक्सिसिटी होता है। Excessive iron is due to increased gastrointestinal absorption as well as repeated transfusion। और ये आयरन ओवरलोड एक्सेसिव आयरन के कारण है कि GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और बार बार ट्रांसफ्यूजन करने से आयरन का लोड बढ़ता है। पेशेंट विद द आयरन ओवरलोड डिमोस्ट्रेट इंडोक्राइनोपैथी caused by iron deposition in organ leading to hypothyroidism, decreased growth, lack of sexual maturation, diabetes mellitus and hypoparathyroidism। और ये आयरन लोड के कारण मरीज में इंडोक्राइनोपैथी होता है, जिसमें ऑर्गन में आयरन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म, डिक्रीज ग्रोथ और लैक ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन होता है, डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपोपाराथायराइडिज्म हो सकता है। डेथ इज सेकेंडरी टू कार्डियक और हेपेटिक आयरन ओवरलोड। थैलेसीमिया मरीज में जो डेथ का कारण जनरली होता है कार्डियक और हेपेटिक आयरन ओवरलोड के कारण। इन ओल्डर पेशेंट बोन एंड रीनल प्रॉब्लम में अकर। और जो अधिक उम्र के बच्चे होते हैं उसमें बोन और रीनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। आयरन स्टेटस इज मॉनिटर्ड बाय सीरम फेरेटिन मेजरमेंट। और आयरन स्टेटस जो हम लोग मेजर करते हैं वो सीरम फेरेटिन के द्वारा करते हैं। हायर लीवर एंड कार्डियक आयरन में भी अंडर एस्टिमेटेड बाय दिस टेस्ट। और लीवर में जो हायर आयरन हो सकते हैं या कार्डियक आयरन हो सकते हैं वो सीरम फेरेटिन के द्वारा पता नहीं लगते हैं। ये हाईली एक्यूरेट एंड नॉन इन्वेसिव टूल्स टू एसेस द आयरन स्टेटस इज द कार्डियक T2 मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और एक नॉन इन्वेसिव टूल है और एक्यूरेट टेस्ट है जिसमें का आयरन स्टेटस को पता लगा सकता है कार्डियक में, जिसको बोलते हैं कार्डियक T2 मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिस कैन प्रिडिक्ट कार्डियोमायोपैथी अप टू 2 years प्रायर टू इट्स प्रेजेंटेशन एंड इनेबलिंग इफेक्टिव आयरन चिलेशन थेरेपी। और ये जो टेस्ट होता है कार्डियक टू मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग, यह बच्चे में 2 साल पहले ही पता लगा सकता है कार्डियोमायोपैथी के बारे में। चिलेशन थेरेपी। इंट्रोडक्शन ऑफ चिलेटिंग एजेंट कैपेबल ऑफ रिमूविंग एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी हैड ड्रामेटिकली इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
मतलब चिलेशन थेरेपी के कारण जो कि बॉडी से एक्सेसिव आयरन को निकाल देता है, इसके कारण बहुत ही परिवर्तन हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजमेंट में। कॉम्बिनेशन थेरेपी में बी नीडेड इन सम चिल्ड्रेन नॉट कंट्रोल्ड बाय एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ए सिंगल आयरन चिलेटर। कभी कभी कॉम्बिनेशन थेरेपी देना पड़ता है आयरन चिलेटर का, अगर एक ड्रग से नहीं कंट्रोल होता है एक्सेसिव आयरन। द ऑप्टिमल टाइम टू इनिशिएट चिलेशन थेरेपी इज डिक्टेटेड बाय द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड आयरन। और एक्चुअल जो थेरेपी कब स्टार्ट करना है चिलेशन, आयरन चिलेशन, ये दिखाता है कितना बॉडी में आयरन स्टोर है, एक्यूमुलेटेड है। दिस यूजुअली अकर आफ्टर 2 to 3 years ऑफ ट्रांसफ्यूजन और व्हेन द सीरम फेरेटिन लेवल इज अबव 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर। और इसको आयरन चिलेशन थेरेपी जब शुरू करना चाहिए 2 से 3 साल बाद ट्रांसफ्यूजन के, या सीरम फेरेटिन लेवल 1000 माइक्रोग्राम से ज़्यादा मिले तब आयरन चिलेशन थेरेपी शुरू कर देना चाहिए। The gold standard was deferoxamine DFO, but this has been administered by a prolonged subcutaneous infusion due to its short half-life. DFO, the total dose is 40 to 60 milligram per kg per day, is infused over 8 to 12 hours for 5 to 6 days per week by mechanical pump। मतलब मेन जो आयरल चिलेटिंग एजेंट है वो डीफेरोक्सामीन होता है, DFO, लेकिन ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ, हाफ लाइफ होता है। इसका टोटल डोज होता है 40 to 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे के अनुसार देते हैं, और ये इन्फ्यूजन 8 से 12 आवर में करते हैं और सप्ताह में 5 से 6 दिन करते हैं इन्फ्यूजन पंप और मैकेनिकल पंप के द्वारा। Patient should be warned that their urine will become orange due to iron deferoxamine complex, ferrioxamine being excreted। और पेशेंट को यह बता देना चाहिए कि जब फेरोक्सामीन चलेगा तो उसका पेशाब ऑरेंज होगा, क्योंकि इससे बॉडी में जा कर के आयरन डीफेरोक्सामीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, फेरियोक्सामीन, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट होता है। Eye examination, hearing test and kidney function test are required to monitor the effect of deferoxamine DFO therapy। और मरीज के जो है ना आँख का एग्जामिनेशन, हियरिंग टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए कि डीफेरोक्सामीन का साइड इफेक्ट है। डीफेरासिरॉक्स इज एन ओरल चिलेटिंग एजेंट। द मॉलिक्यूल इज ए ट्राइडेंट लिगेंड that binds iron with a high affinity, forming a 2:1 complex that is excreted in the bile and eliminated in the feces। एक ओरल चिनेटिंग एजेंट डीफेरासिरॉक्स है जो कि ट्राइडेंट लिगेंड है, और ये इसका एफिनिटी बहुत हाई है। ये 2:1 कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये बाइल में एक्सक्रीट होते हुए फीसेस से निकलता है। It is a highly selective for iron chelating both intracellular and extracellular iron throughout the body, liver, heart, retroendothelial system and circulation। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। यह आयरन जो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर है, चाहे वो बॉडी में हो, लीवर में हो, हार्ट में हो, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में हो या सर्कुलेशन में हो, सबको ये जा कर के बाहर निकालता है। इट मे कॉज स्किन रैश, नोसिया, वोमिटिंग, रीनल एंड हेपेटिक टॉक्सिसिटी। और ये जो चिलेटिंग एजेंट है ये स्किन रैश कर सकता है, नोसिया कर सकता है, वोमिटिंग कर सकता है, रीनल और हेपेटिक टॉक्सिसिटी कर सकता है। मॉनिटरिंग ऑफ क्रेटिन, लिवर फंक्शन एंड यूरिन फॉर प्रोटीनूरिया इज रिक्वायर्ड। और जब ये चलाते हैं तो इसमें हम लोग मरीज का क्रेटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट और यूरिन प्रोटीनूरिया को देखते रहते हैं। रिकमेंडेड स्टार्टिंग डोज इज 20 to 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे के अनुसार हम इसको देते हैं। डेफ्रीप्रॉन एंड अनदर ओरल एजेंट, दो इफेक्टिव फॉर रिमूविंग कार्डियक आयरन, might cause cartilage problem, neutropenia and even agranulocytosis। It is administered at a dose of 50 to 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे। डेफ्रीप्रॉन एक दूसरा आयरल चिलेटिंग एजेंट है जो कि कार्डियक आयरन को भी हटाता है
और ये कार्टिलेज प्रॉब्लम, न्यूट्रोपेनिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस कर सकता है। इसका डोज 50 से 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं। द स्प्लीन एक्ट एज ए स्टोर फॉर नॉन टॉक्सिक आयरन एंड इज अर्ली रिमूवल में बी हार्मफुल। और स्प्लीन में जो है ना आयरन जाके स्टोर होता है, इसीलिए इसमें जा कर के पहले आयरन को हम लोग नहीं निकालते हैं। स्प्लेनेक्टोमी इज जस्टिफाइड ओनली इन हाइपर स्प्लेनिज्म लीडिंग टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एथ्रोसाइट एंड इंक्रीज नीड फॉर फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच रिजल्ट इन फर्दर आयरन एक्यूमुलेशन। और स्प्लेनेक्टोमी इसमें तभी करते हैं जब हाइपर स्प्लेनिज्म का फीचर हो, इसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ता हो। पेशेंट हु रिक्वायर more than 200 to 250 ml per kg of packed red blood cell per year to maintain hemoglobin may benefit from this procedure। अगर कोई मरीज साल में 200 से 250 ml पर केजी आयरन पैक्ड सेल का देने का ज़रूरत पड़ रहा है ट्रांसफ्यूजन में, तब इस स्प्लेनेक्टोमी से उसको फ़ायदा हो सकता है। द प्रोसीड्योर is delayed until the child is aged 5 years or older। और स्प्लेनेक्टोमी 5 साल से पहले बच्चों में नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ थैलेसेमिया, बोन प्रॉब्लम। द क्लासिक हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑफ द स्कल रिजल्ट्स फ्रॉम बाइटिंग ऑफ द डिप्लोइक स्पेसीज। द मैग्जिला में ओवरग्रो रिजल्टिंग इन मैग्जिलरी ओवरबाइट एंड प्रोमिनेंसेज ऑफ upper incisor। These changes contribute to the classic hemolytic phases observed in patient with the thalassemia major। मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ थैलेसेमिया में एक बोन प्रॉब्लम होता है जिसमें स्कल में क्लासिकल फीचर मिलता है हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। यह कारण होता है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोएसिस होने के कारण जो डिप्लोइक स्पेस है वो कम जाता है। द मैग्जिला ओवरग्रो रिजल्टिंग मैग्जिलरी ओवरवाइट एंड प्रोमिनेंस ऑफ अपर इंसीजर। और मैग्जिलरी जो स्पेस में भी मेडुलरी एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोएसिस होने के कारण वो भी स्पेस जो है ना बड़ा हो जाता है, इसीलिए अपर इंसीजर वो ज़्यादा प्रोमिनेंस हो जाता है। दिस कंट्रीब्यूट द क्लासिक हेमोलाइटिक फेसेस, और इसी को हम लोग क्लासिक हेमोलाइटिक फेसेस कहते हैं थैलेसेमिया मेजर में। द ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपेनिया विल रिक्वायर ट्रीटमेंट विथ विटामिन डी एंड बाइफॉस्फेनेट। और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया के लिए हम लोग विटामिन डी और बाइफॉस्फेनेट देते हैं। एक्स्ट्रा मेडुलरी hemopoiesis, this usually occur in patient with thalassemia intermedia but can occur in thalassemia major in those who are not receiving adequate transfusion therapy। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोएसिस अधिकतर जो है थैलेसेमिया इंटरमीडिया में होता है, लेकिन थैलेसेमिया मेजर में भी हो सकता है अगर इसको सही से एडिक्वेट ट्रांसफ्यूजन थेरेपी नहीं दिया गया है। कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर एंड पारावर्टिब्रल एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा मेडुलरी मासेज which behaves clinically like a tumor and may occur during the second decades of life। मतलब मरीज के सेकेंड डिकेड के लाइफ में कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर और पारावर्टिब्रल एक्सपेंशन ऑफ मेडुलरी मासेस के कारण एक ट्यूमर जैसा दिखाई पड़ता है। क्यूरेटिव थेरेपी, हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम एन HLA मैच्ड सिबलिंग इज क्यूरेटिव। मतलब थैलेसेमिया मेजर में जो हेमेटोपैथिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसका क्यूरेटिव 3 होता है, वो भी HLA मैच्ड सिबलिंग से किया जाता है। नोवेल थेरेपीज लाइक जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग आर बीइंग ट्राइड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। अभी और एक इसका ट्रीटमेंट जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग पर प्रोसेस जारी है, इसका ट्रायल जारी है। थैलेसेमिया इंटरमीडिया पेशेंट हाइड्रोक्सी यूरिया at a dose of 10 to 20 milligram per kg per day may be used to attempt to increase hemoglobin F production and reduce the need for transfusion।
और कभी कभी हम लोग हाइड्रोक्सी यूरिया यूज करते हैं थैलेसेमिया इंटरमीडिया में। डोज इसका रहता है 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे रहता है, और ये जो है फीटल हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रिवेंशन ऑफ थैलेसेमिया मेजर, थैलेसेमिया मेजर का प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग इज इंडिकेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रिवेंट थैलेसेमिया मेजर इन सब्सिक्वेंट ऑफस्प्रिंग। मतलब जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, अगर 2 कैरियर है मदर और फादर, तो उसमें जा कर के व्हीलस सैम्पलिंग करते हैं, कोरियोनिक व्हीलस सैम्पलिंग 10 से 12 वीक प्रेगनेंसी में। अगर बच्चा थैलेसेमिया मेजर है तो उसके लिए होमोजाइगस स्टेट में है, उसको एबॉर्शन करवा सकते हैं। एंटीनेटल टेस्टिंग ऑफ थैलेसेमिया कैरियर स्टेट ऑफ मदर्स इज इम्पोर्टेंट। मदर का थैलेसेमिया कैरियर स्टेट जांच करवाते हैं। द ऑप्शन फॉर प्रीनेटल टेस्टिंग शुड बी गिवन इफ बोथ पेरेंट्स आर थैलेसेमिया कैरियर। अगर बोथ पेरेंट थैलेसेमिया कैरियर है तो प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं, कोरियोनिक्स व्हीलस सैम्पलिंग एट 10 to 12 वीक ऑफ द जेस्टेशन। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें DR उमेश @ DR उमेश मेडिकल से करें।